नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मैं राहुल सिंह साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ वेदांता एकेडमी इंदौर में आपका तहे दिल से स्वागत है। पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो छात्रों, एमपी टेर वर्ग 2 के लिए साइंस के लिए आज को क्वेश्चन लेके आए हैं। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक है मानव का पाचन तंत्र। और जो कि इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो इसमें जितने हो सकते हैं उतने प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने वाले। ठीक है। तो बच्चों, आपने डाइजेशन सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर जिन बच्चों ने डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र नहीं पढ़ा है तो वेदांता एकेडमी इंदौर ऐप डाउनलोड करो, वहां पर कोर्स को परचेज करो और सभी बच्चों पढ़ने की कोशिश करें। ऐप के माध्यम से सारी वीडियो उपलब्ध है, आपको अच्छा सा कंटेंट दिया गया है। तो उन्हीं कंटेंट को पढ़ने के साथ साथ आपकी योग्यता को दर्शाया जाता है कि आपने कितना पढ़ा है और आपसे कितने प्रश्न सॉल्व होते हैं। मान के चलते अगर आप 10 सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 7 प्रश्न हल सही हो रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। अगर आपके 10 प्रश्न में से 2 या 3 प्रश्न सही कर पा रहे हो तो अन्यथा आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डगमगाई हुई है। तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से वेदांता एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ ही बच्चों, छात्रों, आप इस लिंक को शेयर करते रहो। चलो छात्रों, पहला प्रश्न की ओर आते हैं, जो महत्वपूर्ण की दृष्टि से आवश्यक भी है। पहला प्रश्न आप पढ़ो। आपको मैं 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। 15 सेकंड के माध्यम से आप इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न यही बोला गया है कि आपकी आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पे मिल गया बच्चों कि आमाशय में छात्रों भोजन किस रूप में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये पहला प्रश्न मिल चुका है। तथा मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे जठर रस का स्रावण होता है। और इसके रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रश्न क्या है कि जठर रस का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रश्न या जल पाया जाता है, वसा, एचसीएल या एंजाइम, इन चारों में से आपको ऑप्शन लगाना है। आशा करता हूं कि आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा और आंसर को मन में लिख लिया, सोच लिया होगा। चलेंगे इसका आंसर की हम बात करें। एचसीएल भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है, एचसीएल जल वगैरह सारी चीज हो सकता है, परंतु आपको बता दें जल की बात जठर रस में हम बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर बात करें वसा की बात हम जठर रस में बिल्कुल नहीं करते। एंजाइम और एचसीएल की बात बिल्कुल होती है, क्योंकि आमाशय अर्थात जठर रस की एचसीएल एंजाइम सीक्रेट होता है। तो प्रॉपर उसने एंजाइम दे दिया है एचसीएल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। आप कहोगे सर एंजाइम क्यों नहीं लिया? उसने प्रॉपर नाम दे तो दिया, एचसीएल एंजाइम का उसने प्रॉपर नाम दे दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा नाम दे दिया। तो ये पूरा इसका आंसर सही है। एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस यहां पर आपको बताते हैं। जठर रस जो होता है इसमें 0.5 से लेकर 1% तक एचसीएल होता है। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि इसमें 0.5 से लेकर 1% तक एचसीएल होता है। अगर हम बात करें साथ ही साथ इसके अंतराल पर केसीएल होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, NaCl भी होता है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड भी जठर रस के अंतराल पर या जठर रस में पाया जाता है। NaCl भी। और मुख्य रूप से अगर बात करें इसी जठर रस में एंजाइम, एंजाइम को देखो तो एंजाइम इसमें होते हैं रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और HCl। ये तीनों सेनापति होते हैं।
रेनिन एंजाइम क्या करता है? बच्चों में दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। दूध की प्रोटीन को केसिन जो होती है उसको पाचन करने का कार्य करता है, पैरा कैसिन में चेंज कर देता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है वयस्कों में। अगर हम HCl की बात करें, ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इतनी बात छात्रों आपको समझ में आ गई कि जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते। आगे चले तो आगे इसका डिवाइडेड करें। इसमें दो रूपों की सेल होती है। दो रूपों का मतलब है छात्रों, एक पेप्टिक्स, आमाशय दो सेलों से, तीन प्रकार की सेलों से होता है। तो पेप्टिक सेल होती है आमाशय में। कौन सी सेल? पेप्टिक। आमाशय में छात्रों पेप्टिक सेल होती है और होती है ऑक्सीनेटिक सेल। ऑक्सीनेटिक सेल ये आपकी पेप्सिन एंजाइम का सीक्रेशन करती है। पेप्टिक सेल के द्वारा क्या आता है छात्रों? पेप्सिन एंजाइम आता है, पेप्सिन एंजाइम बनता है और साथ ही साथ इसमें रेनिन एंजाइम का भी निर्माण होता है। और ऑक्सीनेटेड सेल जो होती है उसके माध्यम से बात करें तो ये HCl एंजाइम का निर्माण करती है, HCl एंजाइम का। अगर छात्रों एक पॉइंट यहां पर मैं बात करूं, जो आमाशय जो होता है उसमें मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? HCl इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी आंत में 10 सेकंड या 15 सेकंड का समय आप लीजिए कि छोटी आंत में पाए जाने वाली अंतीय ग्रंथि क्या कहलाती है? क्या ब्रूनस ग्रंथि कहलाती है? क्या वो लस्का ग्रंथि होती है? या अंतस्रावी ग्रंथि होती है? या सूक्ष्म ग्रंथि होती है? पूरी ईमानदारी से आपको इसको प्रश्न को सॉल्व करिए बेटा छात्रों। ठीक है, आपने प्रश्न को आराम से पढ़ा। आपने प्रश्न को पढ़ने के बाद इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो एनालिसिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपकी बाल की खाल हम निकाल के आपको देंगे कि छोटी आंत में पाया जाने वाला अंत्य ग्रंथि क्या कहलाती है। क्या वो ग्रंथि ब्रूनस ग्रंथि होती है, या लस्का ग्रंथि होती है, या अंतस्रावी ग्रंथि होती है, सूक्ष्म ग्रंथि? अब मैं आपको एनालिसिस करता हूं। अब आपको पूरी तरह से क्लियर करा दूं कि सूक्ष्म ग्रंथि कतई नहीं है, दूर दूर तक सूक्ष्म ग्रंथि नहीं है। लस्का ग्रंथि का संबंध नहीं है आंत से। लस्का ग्रंथि का संबंध नहीं है आंत से। जिस ग्रंथि का संबंध है उस ग्रंथि को कहते हैं ब्रूनस ग्रंथि। क्या कहते हैं? ब्रूनस ग्रंथि। तो आंत में ब्रूनस ग्रंथि होती है। अगर एनालिसिस की बात करें इसको, ये जो ग्रंथि आंत के ग्रहणी वाले भाग में पाई जाती है। ग्रहणी वाले भाग को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। आंत का ग्रहणी वाला भाग ड्यूडेनम होता है, इसलिए इस ग्रंथि को ग्रहणी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ग्रहणी ग्रंथि भी कहते हैं इसलिए। ये क्या करती छात्रों? म्यूकस निकालती है अपने में से, म्यूकस का श्रावण करती। इस पॉइंट को आप विशेष कर नोट कर लोगे कि किसका श्रीकरण करती है? म्यूकस का श्रीकरण करती है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य क्या है आपको ये बताना है कि जो आमाशय की दीवार जो होती है, आमाशय की दीवार जो होती है, भित्ति जो होती है, उसको सुरक्षा प्रदान कराती है। और किससे सुरक्षा प्रदान कराती है यह भी ध्यान करना? सुरक्षा देने का कार्य करती है। सुरक्षा किससे करती है? तो आप बता सकते हो जठर रस से सुरक्षा प्रदान करने का, कराने का कार्य करती है। तो आंत के ब्रूनस ग्रंथि के बारे में पूरा बता दिया। लस्का ग्रंथि की बात करें, लस्का ग्रंथि हमारी त्वचा के नीचे पाई जाती है। त्वचा के नीचे पाई जाती है और साथ ही साथ गर्दन के निचले हिस्से में भी, गर्दन के पास नीचे भी पाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। अगर अंतस्रावी ग्रंथि की बात करें, अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि होती है।
पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, ये सारी की सारी जो ग्रंथि है आपकी कौन सी है? अंतस्रावी ग्रंथि है। इसलिए आपको बता दें, छोटी आंत से जो ग्रंथि का संबंध था वो कौन सी थी? ब्रूनस ग्रंथि। और इसके बारे में पूरा एनालिसिस आपको बता दिया है। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने वाले हैं। लो, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी संबंधित भाषा इसमें, क्योंकि आप अभी जो वर्ग 2 का पेपर मेंस का दोगे 2023 में, वो लल्लू प्रश्न तो आने वाला नहीं है कि आपको परोस दिया, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा तो आपको परोसेगा नहीं। आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स लाएगा, कुछ अच्छे सवाल लाएगा। तो अच्छे सवाल के लिए थोड़ा एनसीईआरटी पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के माध्यम से, ये एनसीईआरटी की भाषा पर सवाल है, प्लीज आप इसको पढ़ो। और छात्रों, लगा दो झंडे, आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है, फहरा दो झंडे जल्दी से छात्रों। 10 सेकंड का समय दे दिया, 10 से 15 सेकंड ले लो। मानता हूं इसकी भाषा प्रॉपर इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि ये कैसा प्रश्न है, पर प्रश्न आया हुआ है। 10 से 15 सेकंड क्या है? गृहिणी ग्रंथि, अभी जस्ट बताया है। गृहिणी ग्रंथि अर्थात ब्रूनस ग्रंथि या ब्रूनर ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है? कहां पर उपस्थित होती है? तो आपका अब श्लेष्मिकला या श्लेष्मिका, म्यूस्कुलेरिया, लस्का, ये चारों में से आपको, मानता हूं ऐसा प्रश्न आपने नहीं पढ़ा है, परंतु अच्छा प्रश्न है, फिर भी आप 50-50 करके देखो। अगर जो 50-50 प्रश्न कर लेता है, दो को हटाने के बाद आपको लगेगा आप कर लोगे। अभी एक पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, तो आंसर मैं आपको फॉलो करा रहा हूं। लस्का का संबंध आंत से तो होता है नहीं, म्यूस्केलिया का भी संबंध नहीं है, त्वचा संबंधी बात है ये। अगर बात करें, क्योंकि अभी आपको बताया था ग्रंथि किसका श्रावण करती है? म्यूकस का श्रावण करती है, म्यूकस का श्रावण करती है। तो म्यूकस कैसा होता है? या श्लेष्म होता है, श्लेष्म का, दोनों में से आपको आंसर मिलेगा। तो आपको बता दूं, ये अवश्लेष्म कला में उपस्थित होती है। तो ये पॉइंट भी याद रखोगे, ग्रैंडी ग्रंथि किस गड्ढे में कहां पर पाई जाती है? तो अवश्लेष्म कला में पाई जाती है। ये पॉइंट, ये प्रश्न अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था। अगर आपने डिटेल से अगर साइंस को पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते छात्रों। इस प्रश्न को थोड़ा टाइम ले लो, 15-20 सेकंड ले लो। इसको ऊपर कर देता हूं, लो 15-20 सेकंड का समय ले लो। पर यह प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए वहीं से उठाकर आपको बता दें, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 सेकंड का समय ले लो। इससे बेस्ट प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैचिंग वाले प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको एक या दो आते हैं, फिर भी आप इसको 50-50 करके आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मैं 20 सेकंड का समय दूंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से मैचिंग करो। करो छात्रों। चलेंगे, लगाओ जल्दी से, झंडा फहरा दो। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। ठीक है, आपने पढ़ लिया प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, प्रश्न का माध्यम क्या है, आपने सारा कुछ पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रश्न की भूमिका क्या कह रहा है। तो आपको बता दें, मैचिंग ही तो करनी है। मैचिंग में क्या होता है? दो हटा दो, दो मिलाओ। अगर आपको एक या दो आते हैं ना, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मुझे पता है कि मुझमें इसमें कुछ बात का मुझे ज्ञान नहीं है, आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ बात का ज्ञान नहीं, फिर भी आपको एक बात का ज्ञान हो तो भी मैच कर सकते हैं। जैसे आपको कैसे मैच करना है? क्या आपको रेनिन के बारे में पता है? क्या रेनिन क्या करता है? तो आपको पता है, दूध की प्रोटीन को पाचन करने का कार्य करता है। पहला ABCD, पहले का कौन सा? तीसरा। मैच कर लो, पहले का तीसरा कहीं आ रहा है क्या? एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ये दोनों गलत कर दिए। इसलिए तो मैचिंग वाले प्रश्न मुझे सबसे बेस्ट लगते। ठीक है, अब आंसर एक या 4 में से आपका आंसर होगा। अब बात करें एंटेरोकाइनेज या अम्लीय कोशिकाएं,
मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया कि जो अम्लीय कोशिका होती है, अम्लीय कोशिका जो होती है वो विटामिन बी 12 की भूमिका निभाती है, विटामिन बी 12 की भूमिका निभाती है। तो इसका एक तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला मुझे और मिल गया। अब देखो तीसरे का पहला किसमें है, तीसरे का पहला इसमें है, इसमें है तीसरे का नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो मैचिंग करने की सबसे बेस्ट तरीका है, एक या दो आपको आते हैं तो आपको मिल जाएगा तीसरे का पहला, दूसरे का कौन सा आएगा, चौथा, दूसरे का ट्रेप्सोनोल और फैक्टर बजेगा सुसाध्य परवेन। तो ये भी प्रश्न शानदार था, धांसू था। तो ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न या ऐसे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो लिंक को शेयर करते रहो और ज्यादा बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। चलेंगे छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है, 15 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, टिक टिक करके लगा दो, आग लगा दो प्रश्न में जल्दी से। धांसू प्रश्न है, सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे बनने चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे तो आपकी पढ़ाई कतई नहीं चल रही। ऐसे प्रश्न एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, क्वेश्चन हम लगवाएंगे, आपकी पढ़ाई की योग्यता, आपकी क्वालिटी हम चेक करेंगे हमारे वेदांता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको सब्सक्राइब करो जल्दी से और शेयर करो। प्रश्न क्या कह रहा है तो आपको बता दूं कि पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा के पाचन में कठिनाई होती है। जल्दी से लगा लिया, तो बताओ पित्त में किसकी अनुपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होती, वसा के पाचन में क्या होती, कठिनाई होती। क्या वो कोलेस्ट्रॉल है, क्या वो वर्णक है, पिगमेंट है, क्या अम्ल है, या पित्त लवण है। तो यहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। वर्णक दूर दूर तक नहीं है, पिगमेंट का कोई, मैं तो जठर रस में पिगमेंट पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट है मुझे बता दो। अम्ल की बात करें तो जठर, जठर जो वो हमारा पित्त जो रस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है। अम्ल की कोई भूमिका नहीं लगाई है। अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल, यकृत, कोलेस्ट्रॉल का संबंध यकृत, ये भी गलत। तो आंसर इज द सेकंड, इज द राइट आंसर है, पित्त लवण इज द। अगर हम बात करें पित्त रस की बात करें, पित्त रस की बात करें, क्योंकि पित्त रस के माध्यम से वसा का पाचन होता है। पित्त रसिया, सबसे पहले पित्त रस निकलता कहां से, तो आप कहोगे यकृत से निकलता है। पित्त रस किस प्रकार की सेल से निकलता है, तो ये भी आंसर हेपेटोसाइट कोशिका के माध्यम से, ये सेल के माध्यम से ये पित्त रस का निर्माण होता है। अगर पित्त रस के संगठन की बात करें कि पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है, 98% जल होता है पित्त रस में। अगर इसमें पीएच की बात करें, पीएच 7.7 होता है, क्षारीय होता है। अगर इसके कलर की बात करें, रंग कौन सा होता है, तो रंग होता है पीला। रंग कौन सा होता है, पीला होता है। अगर हम और एनालिसिस करें यहां से थोड़ा सा, इसमें कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं पित्त रस में, ये भी आपको याद करके चलना है कि कार्बनिक पदार्थ, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि पित्त रस का कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, बाइल, बाइल अम्ल, और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। अब यहां पर आपने कोलेस्ट्रॉल क्यों गलत कर दिया, वसा के पाचन की बात कर रहा है, वसा के पाचन में पित्त लवण भूमिका निभाता है कोलेस्ट्रॉल। अगर बात करें अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं पित्त रस, अकार्बनिक पदार्थ की बात करें कि अकार्बनिक पदार्थ पित्त रस में कौन से होते हैं, तो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, उसका आंसर आप देखो कि आपके बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन का संबंध किससे होता है। अगर यहां से पूछा जाए पित्त वर्णक क्या है, एक प्रश्न आया कि पित्त वर्णक कौन सा होता है, तो पित्त वर्णक की बात करें बिलिरुबिन, थोड़ा हटपटा सा नाम है, ये आपका पित्त लवण। तो आंसर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लगाओ, 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, लगा दिया करो छात्रों, 15 सेकंड का समय है, लगाओ। 15 सेकंड के अंदर अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो कि आपको कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है कि आपने जो पढ़ लिया है आपको कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। जब प्रश्न आप सॉल्व करने बैठोगे, आपको ऐसे प्रश्न हल हो रहे हैं तो आपकी साइंस की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। अगर नहीं कर पा रहे तो आप लूसेंट के जमाने नहीं है, आप जल्दी से प्रश्न पढ़ो। प्रश्न का क्या है, स्तनधारियों का कार्बोहाइड्रेट किस में और किस रूप में जमा होता है। स्तनधारी कौन होते हैं, हम लोग जो बच्चा देते हैं, मैमल्स। स्तनधारियों का कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, किस रूप में जमा होता है। क्या पेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में हो सकता है, जहां की तो हो सकता है। दूसरी बात करें, यकृत या पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, ये भी हो सकता है। यकृत पेशियों ग्लूकोज, ये हो सकता है। ये तो गलत है, पिलिया का कोई संबंध नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, स्प्लीन का कोई संबंध नहीं है। स्प्लीन का संबंध किससे है, पिलिया का संबंध आपको पता है किससे है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पिलिया को कहा जाता है। अब बात करते हैं 1 2 3, तो पेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में नहीं, लैक्टिक एसिड के माध्यम से हमारी पेशियां में थकावट होती है, थकावट महसूस होती है, कोई जमाव नहीं होता, ये गलत हो गया। यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में, ये गलत। सेकंड इज द राइट आंसर। आंसर इसका क्या होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। मैं आपको एनालिसिस करके बताऊं थोड़ा सा। एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने फूड का सेवन किया, आपने फूड का सेवन किया, फूड में आपने रोटी, चावल और बहुत कुछ खाया। मैं अभी रोटी चावल की बात कर रहा हूं क्योंकि रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। रोटी और चावल से हमको क्या प्राप्त होता है, रोटी और चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे या एक्स्ट्रा ग्लूकोज, मान के चलो शरीर को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है दिन भर में, शरीर को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती, आपने खाई 5000 कैलोरी, तो एक्स्ट्रा कितनी बची, तो आपको 1400 कैलोरी एक्स्ट्रा बची है। तो ये ग्लूकोज जो है ना, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा कैलोरी किसके रूप में संचित हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर संचित हो जाती है, तो आप यकृत आंसर लगाओगे। कहां पर आंसर लगाओगे, यकृत। तो ये प्रश्न का ये फॉर्मेट है, ठीक आया समझ में। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं छात्रों, बड़ी ऊर्जा के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाओ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सरल है, लगाओ। चलें, प्रश्न पढ़ लिया, चलो आराम से पढ़ लो। चलो, प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न का पहला संबंधित आपका स्टमक से, आमाशय से। आमाशय के जठरीय ग्रंथ में स्थित पार्श्विक कोशिकाएं, पार्श्विक कोशिका या अमल स्रावी कोशिका मुख्य रूप से किसका स्रावन करती हैं। अगर आपको पार्श्विक कोशिका के बारे में पता होगा जब ही इसका आंसर लगाओगे। क्या लगाओगे, जब भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पार्श्विक सेल को ऑक्सीनेटिक सेल, अब तो लगा दोगे आंसर, ऑक्सीनेटिक सेल या डेमोफोलिक सेल कहते हैं। तो अब तो इसका आंसर लगा दो, डोलोमार्पस है, सॉरी डोलोमार्पस कहते हैं इसको, डोलोमार्पस, डेलोमार्पस। अब इसका आंसर लगाओ। अब तो आपको पता चल गया है कि पार्श्विक सेल को क्या कहते हैं, ऑक्सीनेटिक सेल या डेलोमार्पस सेल कहते हैं। अब इसके माध्यम से आपको बता दो कि ये एससीएल इसका आंसर है, या पेप्सिनोज
या प्रोरेनिन या श्लेष्म, ये बताना है तो आपको बताना है ऑक्सीनेटिक सेल से मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं कि कौन सा एंजाइम निकलता है। HCl निकलता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम कहते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम क्या करता है, आपको एक चीज आपको ध्यान, पेप्सी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, प्रोरेनिन की बात करें, ये दोनों एंजाइम भी आपके आमाशय से निकलते हैं, ये दोनों एंजाइम भी आमाशय से निकलते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये HCl के प्रभाव में आकर HCl से क्रिया कर कर ये एंजाइम HCl से क्रिया करके पेप्सी एंजाइम का निर्माण करता है। ये वैसे आपको बताएं निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जब HCl से क्रिया कर लेते सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और पेप्सिन में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह प्रोरेनिन भी निष्क्रिय अवस्था में होता है, HCl से क्रिया करके रेनिन का निर्माण करता है, जो दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। और आपको यह भी तो जानकारी बहुत बता चुका कि इसमें आमाशय जो होता है, इसमें मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, तो आपको पता है प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि HCl एंजाइम क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। रेनिन एंजाइम बच्चों में दूध को पचाने का करता है, दूध की प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। साथ ही साथ HCl एंजाइम की एक बात बताऊं यहां पर, ये आपको जानकारी तो है, जीवाणु को नष्ट कौन करता है, HCl एंजाइम जीवाणुओं को क्या करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। और साथ ही साथ जितने भी कठोर भोजन के कठोर भाग होते हैं या हार्ड फूड होता है, उसको कोमल फूड में तोड़ने का कार्य करता है। तो इसका आपको बता दें HCl निकलता है, तो ऑक्सीजनेटिक सेल से कौन सा निकलता है, HCl निकलता है, बाकी सारे रॉन्ग है। फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न है छात्रों, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, पढ़ेंगे और पढ़ के इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। उसमें ऊर्जा भोजन की मात्रा का माप है, क्योंकि यह होती है कोई किताब से संबंधित है, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से संबंधित है। अगर आपने क्लियर वाइज इसको पढ़ेंगे तो आपको सिंपल सा प्रश्न है, क्या है कि उसमें ऊर्जा भोजन की मात्रा का माप है या मापक है। सभी ऊर्जा का अंतिम रूप मापने के लिए श्रेष्ठ या व्यक्त करने के लिए श्रेष्ठ या ऊर्जा गणना लिखने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो रॉन्ग ही कर दो। उसमें ऊर्जा भोजन का मापक है, मात्रा का माप है भैया। जो भी कुछ खाओगे, जो भी कुछ खाओगे, रोटी चावल दाल पनीर मक्खन, जो भी कुछ खाओगे, अंत में क्या बनेगा, ऊर्जा बना लेगा। और जो भी कुछ मानेगा वो अंतिम रूप ही तो होता है, अंतिम रूप से जो ऊर्जा मिलती है उसी को गिनोगे। 3600 कैलोरी या 5000 कैलोरी जो अंतिम रूप से होती है, सभी ऊर्जा का अंतिम रूप ही होता है, इज द राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, चलेंगे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो इसको सोल्व कर लोगे, इतना टफ प्रश्न नहीं है और सबसे अच्छा प्रश्न, सरल प्रश्न है, अच्छे से पढ़ाई करने वाला बच्चा कर लेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही प्रश्न, धांसू प्रश्न है। लगाओ आंसर, लगाओ। क्या कह रहा है, ये तो आपको सबको पता है। पहला प्रश्न क्या है, नेफ्रॉन की क्रियात्मक कार्यात्मक इकाई। चल पहले प्रश्न को पढ़ लेते फिर चर्चा करेंगे, एनालिसिस बाद में करेंगे। दोस्तों इसी तरह से बता रहा हूं कि हर शब्द को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी यकृत की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। क्या आपने पढ़ा था यकृत की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है, नहीं। क्या वो इकाई यकृति कोशिका है, यकृति रज्जु है, यकृत पालिका है या यकृत पाली है। अब आया ना मजा कि आपको कैसा प्रश्न है, तो आपको पता, ये तो आपने पढ़ा है कि कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका की, सॉरी, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है।
किडनी की संरचना क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, समझ रहे हो। इसी तरह आपको बता दें कि हमारे यकृत की भी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, वो आपकी यकृत कोशिका नहीं है, नहीं है, नहीं है। इज द राइट आंसर यकृत पालिका। यकृत पालिका आपकी यकृत की शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, समझ में आया। इसी यकृत में आपको प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है, वसा को स्टोर करने का कार्य करता है। प्रोटीन, यूरिया, ये यकृत का कार्य करता है बेटा, ठीक है। हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। चलो इसको सोल्व करो। साइंस का बेहतरीन प्रश्न है, लगाओ इसको अच्छे से। आप पढ़ रहे हो, जल्दी से लगाओ। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, इतना सिंपल प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ो और उसको एनालिसिस करोगे। जितना ज्यादा उसको एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, समझोगे, जब ही जाकर आपका प्रश्न आपसे मोहब्बत करेगा। क्या है प्रश्न की भूमिका, क्या है प्रश्न। प्रश्न इतना सा ही कह रहा है कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का अन्य कार्बोहाइड्रेट है क्या। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, वो की श्रेणी का अन्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इसमें से। कहने का अर्थ है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का रूप है। चलो पहले आप सॉल्व करो, जल्दी लगाओ। शानदार, जबरदस्त, मजेदार प्रश्न। आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, परंतु पूछा है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट है क्या, स्टार्च है क्या, मायोग्लोबिन या अमीनो एसिड। तो आपको बता दें सबसे पहले इसका राइट आंसर है स्टार्च। एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कार्बो। मायोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन की बात करें तो हृदय व कंकाल पेशियों के बीच में पाया है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, कंकाल की पेशियों में पाई जाती है, पेशियों में पाई जाती है। समझने की कोशिश करें छात्रों। और ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है छात्रों, प्रोटीन है। अमीनो एसिड की बात करें, ये प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है आपका अमीनो एसिड। तो ये भी आपको समझ में आ गया। हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ, हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हो आसानी से हो सके। और स्टार्च तो आपको पता है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि सभी अनाजों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, अनाजों में। तो कार्बोहाइड्रेट की बात हुई है, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार स्टार्च। आलू में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में जितनी अनाज होते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलने की कोशिश करता हूं, इस प्रश्न को गलत मत कर देना छात्रों, बेहतरीन प्रश्न है। चलो विटामिन क्या है, विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन की बात करो, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या है। तो विटामिन आपने पढ़ा, 4 ऑप्शंस को पढ़ो, लगा दो जय श्री राम करके, तुक्का भी लगाओ तो भी पढ़कर लगाओ, एनालिसिस करके लगाओ कि इसमें से कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्या कार्बनिक पदार्थ जंतुओं के द्वारा स्वयं निर्मित किए जा सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थ एवं जंतुओं द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो अधिकांश जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते, और कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनमें से चारों में से आंसर कौन सा है। तो आपको बता दूं, पहला नहीं है, चौथा नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा इज द राइट आंसर है। तीसरा इज द राइट आंसर है कि कार्बनिक पदार्थ होते जो
अधिकांश जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते। इसको एनालिसिस करेंगे, इसको एनालिसिस करते हैं तो किस प्रकार एनालिसिस करोगे, तो एनालिसिस भी कर देते हैं। विटामिन की बात करते हैं, विटामिन सबसे पहले शरीर में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन शरीर में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और विटामिन जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी आपको रखने पड़ेंगे। कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक क्रिया होती है, उपापचय क्रिया होती है, उनको करने में सहायता करते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया कराने। अगर आपको बता दें कि विटामिन की कमी हो जाने पर कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मैं विटामिन ई से बात करता हूं, विटामिन ई की केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरल, टोकोफेरल इसका नाम है। और कौन सा रोग हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कोई जनन अंग प्रजनन संबंधित रोग हो जाता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है। और रोग पूछा जाए तो रिकेट्स होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, ये आप जल्दी बताओ। तो विटामिन सी से कौन सा रोग आपको बताना है और इसका नाम भी आपको जल्दी से तय करना। मैं आपको विटामिन सी का होमवर्क करके विटामिन सी और विटामिन ए आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चलो बच्चों 15 सेकेंड। अच्छा प्रश्न है, स्टार्च का डाइसैकराइड में किसकी द्वारा परिवर्तन होता है। लो 15 सेकेंड का समय ले लो। चलो स्टार्च को डाइसैकराइड हर्ता माल्टोज में किस क्रिया के द्वारा परिवर्तन होता है। क्या वो सुक्रोज है, क्या डाइस्टेज है, या माल्टोज, या आपका एमिलेज या एमाइलेज है। तो आपने आंसर इसको चूज कर लिया होगा। तो मेरे आंसर के अनुसार इसका आंसर, जब भी एनालिसिस करते तो इसका आंसर आपको बता दूं कि सुक्रोज नहीं है, डाइस्टेज नहीं है, माल्टोज नहीं है, एमाइलेज या एमिलेज कहते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टार्च का जो पाचन करता है वो एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम कहां से निकलता है आपको पता है क्या, तो एमाइलेज एंजाइम कहां से, अंगनाशय में पाया जाता है। अंगनाशय में एमाइलेज एंजाइम होता है। अगर हम पाचन की बात करें आप तो ओके, स्टार्च का जो पाचन होता है, पाचन कहां पर होता है, ये भी प्रश्न पूछा है। स्टार्च का पाचन कहां पर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुख में हो जाता है। स्टार्च मुख में एक एंजाइम पाया जाता है। मुख में एंजाइम जो होता है उस एंजाइम को टाइलिन एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो होता है उस एंजाइम को टाइलिन एंजाइम कहते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखते हुए चलेंगे, उस पॉइंट एंजाइम कहते हैं। ये क्या करता है स्टार्च को, ये क्या करता है छात्रों, ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है छात्रों, ये टाइलिन एंजाइम आपका स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, जिसके कारण भोजन कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। भोजन हल्का मीठा हो जाता है, ये ध्यान रखना। भोजन का हल्का मीठा होना, भोजन का हल्का मीठा होना किसके कारण होता है, माल्टोज के कारण होता है। इस बात को भी आप गौर करते हुए करेंगे। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो होता है सभी अनाजों में पाया जाता है। सभी अनाज जो होंगे, गेहूं, चावल वगैरह, आलू वगैरह, शिकरकंदी, इन सभी में स्टार्च की भरपूर मात्रा होती है। और बात करें स्टार्च जो होता है ना, शरीर को ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो इतनी कहानी स्टार्च की आपको बता चुके हैं। तो ये प्रश्न
का आंसर आपका कौन सा होगा? एमाइलेज इज द राइट आंसर, चौथा आंसर इज द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो प्रश्न को पढ़ो, अच्छा प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है? चलो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी भावना को समझेंगे, इसकी फीलिंग्स को समझेंगे, ये क्या कहना चाहता है हमसे और क्या इसकी मोहब्बत का राज। तो निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशी रस के एंजाइम की संरचना का सबसे अच्छा निरूप। तो सबसे पहले अग्नाशी रस एंजाइम के बारे में बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों ऑप्शन को ढूंढो और लगाओ कि इससे संबंधित आंसर कौन सा होगा। क्या आंसर बताओ। बढ़िया, मजेदार, धांसू, जस, फर्स्ट क्लास, एकदम मौज। आग लगा दो प्रश्न में, अच्छे से प्रश्न है। तो पहला है, अग्नाशी रस कौन कौन से होते हैं ये बता दो मुझे। अगर मैं अग्नाशी रस की बात करूं कौन कौन से होते हैं, तो अग्नाशी रस आपका होता है पहले ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, और छात्रों लाइपेज एंजाइम, अग्नाशय लाइपेज एंजाइम, और एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। अब ये बताओ, ये तीनों मुझे पता है, ये तीनों कहां पर है। पहले ऑप्शन में एमाइलेज है, बिल्कुल है। पेप्टिज, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये रेनिन तो कहां पर पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, गलत। दूसरी बात करें एमाइलेज, पेप्सिन कहां पे पाया जाता है? पेप्सिन आमाशय का है, तो ये गलत हो गया। और पेप्टिडेज, एमाइलेज, पेप्सी, रेनिन, रेनिन आ गया और पेप्सिन आ गया, ये भी गलत हो गया। अब आते देखो, लाइपेज मिल रहा है, एमाइलेज मिल रहा है, ट्रिप्सिनोज और प्रोकार्बोक्सी पेंटोज, ये चारों के चारों जो होते हैं वो आपके अग्नाशी रस के एंजाइम होते हैं। तो इसका राइट आंसर इज द फोर्थ, इज द राइट आंसर। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है, प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करने में सहायता करता है, और एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च का पाचन करने में सहायता करता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा प्रश्न था और अच्छे से आपने पढ़ा हुआ। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं चलता हूं छात्रों। आमाशय में, ये तो आपको लगा देना बेटा छात्रों, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न मैं एक और करा चुका हूं, पहले ही एक ऐसा प्रश्न करा चुका हूं। अब आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जब भी आमाशय की बात करें तो कौन सी कोशिका होगी, वो आपको बताना। गैस्ट्रिक अम्ल, और जल्दी से 15 सेकंड का समय आपसे दे रहे हैं। चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल किसके द्वारा स्रावित होता है? पार्श्विक कोशिका, पेप्टिक कोशिका, अम्लीय कोशिका या गैस्ट्रिक। तो आपका गैस्ट्रिक अम्ल पूछा है, गैस्ट्रिक अम्ल किस कोशिका से स्रावित होता है? ये तो हटा दो, पेप्टिक कोशिका से प्रोटीन से संबंधित रखेगा। अम्लीय कोशिका ये भी हटा दो। गेस्ट आपके मन में पार्श्विक सेल आ रहा होगा, गैस्ट्रिक स्रावित कोशिका आ रहा होगा, ये नहीं है। इसका राइट आंसर पार्श्विक कोशिका, क्योंकि ऑक्सीनेटिक सेल आपके एचसीएल को स्रावित करने का कार्य के साथ साथ गैस्ट्रिक अम्ल को भी निकालती है, जिसे अंतस्रावी कहते हैं। चलिए छात्रों, 15 सेकंड आप लीजिए हमसे, 15 सेकंड के अंतराल पे प्रश्नों को सॉल्व करो। पढ़िए, प्रश्न क्या है, प्रश्न की भाषा। कहते ना, अगर किसी चीज को पाने तो पूरी शिद्दत से काम करना पड़ेगा। अगर आप प्रश्न को सॉल्व करें तो आपकी लैंग्वेज आपको पता है। जिस प्रकार मैथ में, गणित में कहते हैं ना कि माना कि उसको पढ़ लो पूरा, मैथ पूरी तरह से आंसर बता देता है, इसी तरह आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? ट्रिप्सिन, आंसर लगा लिया आपने। अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ये किससे संबंधित है?
अग्नाशय रस से, अग्नाशय एंजाइम। और पेप्सिन की बात करूं तो ये आमाशय से संबंधित है। पहला तो मैंने कॉमन यही बता दिया कि अग्नाशय आमाशय दोनों में। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन से भिन्न होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्सिन एंजाइम से भिन्न होता है, क्यों? क्योंकि ये पचाता है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं, ट्रिप्सिन की। पहले ट्रिप्सिन का आमाशय में, आमाशय में पाया जाता है, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता। ये तीनों गलत हो गए। ट्रिप्सिन की बात हो रही, ट्रिप्सिन आमाशय में नहीं पाया जाता। आमाशय, और प्रश्न क्या पूछा है? ट्रिप्सिन ही पूछा गया है। बचा एक ही प्रश्न, ग्रहणी। बिल्कुल, अग्नाशयी रस जो होता है, अग्नाशयी रस, यकृत का रस, पित्त रस, ये तीनों के तीनों आपके आंत के ग्रहणी वाले भाग में, ड्यूडेनम वाले भाग में रस को छोड़ते हैं, क्योंकि पाचक रस होता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पॉइंट आपके लिए सर्व इंपोर्टेंट है। तो आपको देखकर ही बताना चाहिए था, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम प्रोटीन का करने का कार्य करता है। और ट्रिप्सिन, ये सारे पेप्सिन कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में होते हैं। ये कैसे माध्यम होगा? क्षारीय माध्यम में। है ना धांसू प्रश्न? ऐसे प्रश्न ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जल्दी से YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करो यार। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे ना, उतने बेहतर प्रश्न लेकर आऊंगा आपके लिए। और अच्छे से पढ़ना है डिटेल से। तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, वेदांता एकेडमी ऐप। गूगल में, प्ले स्टोर में जाओगे तो वेदांता एकेडमी इंदौर डाउनलोड कर लो, और वहां पर आपका सर्च करोगे तो हमारा संविदा वर्ग 2 2023 के लिए ऐप, मतलब कि सिलेबस, जो हमारा बैच है, पूरी तरह से हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। जिसमें मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, फिर दीपेन सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे। कहने का अर्थ है बहुत ही अच्छी से। आप प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न की, और कम से कम फीस में हमने रखा। अग्नाशय की कोशिका, पहले 15 सेकंड का समय ले लो, आराम से इस प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें। जल्दी से पढ़ो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अग्नाशय की कोशिका का उसके सेम एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता। अग्नाशय की कोशिकाओं का उसके सेम के एंजाइमों से पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। ये तो सही लग रहा है सर, क्योंकि आमाशय के, अग्नाशय के एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। किसी के अटैच में आने पर सक्रिय अवस्था में बदलते हैं। हो सकता है कोशिका स्लेश झिल्ली अस्तित्व, ये तो मैं गलत कर रहा हूं, ये भी गलत करता। अब बात करते हैं एंजाइम तभी स्रावित होते हैं जब आवश्यक होते हैं, ये भी गलत है। राइट इज द फर्स्ट। तो इसका अर्थ क्या है? एंजाइम मोस्टली निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। कोई भी इसके प्रभाव में आ जाएगा तो ये टर्म थे सीक्रेट होते, तब ये सक्रिय होते हैं। तो राइट आंसर इस एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। चलो, ये तो आपको पता होना चाहिए छात्रों। लगाओ बेटा, लगाओ छात्रों, आग लगा दो प्रश्नों को धुआंधार। अच्छे लगे तो वीडियो कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो। प्रश्न को पढ़ो। क्या प्रश्न आपसे बनने योग्य है? आपने ऐसा प्रश्न पढ़ा है तो बताएंगे कि प्रोटीन विघटन से निर्मित मुक्त अमीनो अम्ल प्रक्रिया का मुख्य स्थल होता है। अमीनो अम्ल की प्रक्रिया का मुख्य स्थल कौन सा है? क्या वो यह स्थल किडनी है, क्या लिवर है, क्या स्प्लीन है, या बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है? 15 सेकेंड का समय आपको दे देता हूं, सॉल्व करो जल्दी से। चले, पढ़ लिया हुआ? चले, अब तो पढ़ लिया हो। तो सबसे पहले यकृत की बात कर ले, आप स्प्लीन की बात कर लो, अस्थि मज्जा। तो अमीनो अम्ल का प्रमुख स्थल है, वो कौन सा है? नहीं है। कौन सा है? नहीं है, नहीं है। इसका राइट आंसर आपका यकृत है, स्प्लीन, लिवर। कैसे बात करें तो इसको एक एनालिसिस के माध्यम से आपको बता दूं।
थर्ड इज द राइट आंसर है। छात्रों, यकृत की बात करें तो यकृत में जितनी भी ज्यादा प्रोटीन होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन बनती कहां पर है? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा प्रोटीन यकृत में। तो प्रोटीन के टूटने पर क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। तो अमीनो अम्ल का मुख्य स्थल कौन सा होता है? यकृत होता है। यह प्रश्न है। अगर बात करें यकृत में आपके वसा का संग्रहण होता है, यह भी पॉइंट याद रखना, वसा का संग्रहण होता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है। यकृत में प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्रश्न नया है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत में। अगर बात करें प्लाज्मा में एक हेपेरिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत के माध्यम से, हेपेरिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और भी यहां पर जोड़ें कि विटामिन ए होता है, डी होता है, ई के B12, तो ये विटामिन बनती है। ये सारी चीज आपको बताना, ई डी के विटामिन B12 का बनता, तो यकृत में ये सारी चीज में होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलने कि यकृत का कार्य क्या है। चलो ये प्रश्न को सोल्व करो। ग्लूकोज व गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी लगाओ। ठीक है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? ये तो आपको आंत संबंधित प्रश्न है, तो आपको समझ में आया होगा कि ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं। क्या माल्टोज बनाते हैं, या आइसो माल्टो बनाते हैं, या सुक्रो बनाते हैं, या लैक्टोज बनाते हैं? इसका राइट आंसर बता दो। तो आपको बता दें ग्लूकोज और लैक्टोज मिलकर इसका ये आंसर होना, और आंसर है, सॉरी, हाँ लैक्टोज बनाते हैं, सॉरी क्या बनाते हैं? लैक्टोज। इसका एक चीज और देख लो, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे? ये भी तो प्रश्न आ सकता है। सुक्रोज बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज और फैक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। ग्लिसरीन, एक पॉइंट है याद रखेंगे, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन प्लस वसी अम्ल मिलकर लाइपेज बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लैक्टो इज द राइट आंसर है। ये भी आपको पॉइंट याद रखते हुए चलो आज का सा लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न की ओर चर्चा करने वाले। एनर्जी के साथ आप बने रहें, 15 सेकंड का आपको मैं समय देता हूं। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है, ये बता दो सर। पित्त जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? क्या वसा को एंजाइमिक क्रिया द्वारा पचाता है, वसा को पाचन क्रिया के लिए पाचीकृत करता है, पदार्थ को निकलने का कार्य करता है, प्रोटीन के पाचन को नियमित करने का कार्य करता है। ये आपको मुख्य कार्य बताना है। वैसे आपको बता दें कि सबसे पहले वसा को पचाने के लिए पाचीकृत भी करता है। ये पहले आपको बता दें, HCl को उदासीन भी करता है, उदासीनीकरण करता है आपका पित्तरस। वसा का पाचीकरण भी करता है, और वसा को स्टोर भी करता है। तो ये भी प्रोटीन से संबंधित भी भाग है। तो इसका मुझे ये भी आंसर है, इसका 4 भी। इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा और आप भी चेक करके बताना इसमें से कौन सा आपको आंसर लग रहा है। अनुमानित मैं तो ये मानूंगा प्रोटीन का नियमित करने, एक बार इसको और देख लेंगे, इसके माध्यम से समझा। तो
मैं राहुल सिंह। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई, बेहतरीन लगी हुई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और वेदांता एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लिंक हमारी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो प्ले स्टोर में जाओ और वेदांता एकेडमी इंदौर डाउनलोड करो। हमने कोर्स को लॉन्च कर दिया है कम से कम फीस में और जल्द ही टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं आपके लिए। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलते रहेंगे प्रश्न और जिससे आपकी पढ़ाई का स्तर लेवल पता चल जाएगा आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं या आपको साइंस से प्रश्न बनते हैं। तो मैं राहुल सिंह आज की क्लास में विदा लेता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक स्वागत वो शुभकामना। थैंक यू, नमस्कार।